हेलो एवरीवन, मैं हूं हिना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की इस वीडियो में हम जो भारतीय संविधान के संशोधनों वाले पार्ट्स को लेकर हम चल रहे थे, पार्ट 1, पार्ट 2 मैं पहले ही बना चुकी हूं। आज हम इसमें पार्ट 3 पर डिस्कस करेंगे। देखिए, पार्ट 1 में मैंने 1 से लेके और 25 तक सभी अमेंडमेंट्स के बारे में आपको बताया था। पार्ट 2 में मैंने 26 से लेके 50 तक के सभी अमेंडमेंट्स को कवर किया था। लेकिन पार्ट 3 में आज मैं 51 से लेके 75 तक सभी अमेंडमेंट्स आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। साथ ही आपको ये भी बताऊंगी कि इन सभी अमेंडमेंट्स में से कौन कौन से ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिहाज से। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF लेना चाहते हैं तो आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, पार्ट 3 में जैसे कि मैंने बताया, मैं 51 से लेके 75 तक अमेंडमेंट्स आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आता है 51, जो संवैधानिक संशोधन हुआ था, जो अमेंडमेंट हुआ था वो 1984 में हुआ था, सन 1984 में हुआ। इसके द्वारा देखिए क्या हुआ, ये जो 2 आर्टिकल्स थे इनमें कुछ चेंजेस किए गए। जो लोकसभा थी और असम और नागालैंड की विधानसभा है ना, यानी कि लोकसभा तो है जो पार्लियामेंट में लोकसभा है उसमें, और जो असम नागालैंड राज्य की विधानसभाएं थी उनमें जो आपकी शेड्यूल्ड कास्ट्स थी, यानी कि जो अनुसूचित जनजातियां थी, है ना, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, सॉरी कास्ट नहीं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, है ना, अनुसूचित जनजातियां, उनके लिए आरक्षण की सीमा को बढ़ा दिया गया था। यानी कि रिजर्वेशन की जो लिमिट थी उसको, चाहे वो लोकसभा में हो या असम या नागालैंड की विधानसभा, इसमें इसको शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए जो रिजर्वेशन की सीमा थी उसको बढ़ा दिया गया था। सिर्फ इसमें इस अमेंडमेंट को इसीलिए किया गया था। नेक्स्ट अमेंडमेंट आता है 52, है ना, 52 संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1985 में हुआ। और देखिए इससे क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन में 10वीं अनुसूची, जो आपका 7th शेड्यूल था, उसको ऐड किया गया। देखिए पहले केवल 8 अनुसूचियाँ थी, जो संविधान था उसमें सिर्फ 8 अनुसूचियाँ थी। फिर 9वीं अनुसूची बढ़ाई गई प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम से, यानी जब पहली बार अमेंडमेंट हुआ था। और जो 10वीं अनुसूची थी वो 52वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम से बढ़ाई गई थी। देखिए ये जो संशोधन था ये दल परिवर्तन की बुराई को रोकने के लिए पारित किया गया था। इसके अनुसार चुनाव के बाद किसी भी मेंबर को निम्न परिस्थितियों में पार्लियामेंट यानी कि संसद या विधानसभा की सदस्यता उसकी समाप्त की जा सकती थी। यानी कि ये आधार नीचे दिए गए हैं जिस आधार पर पार्लियामेंट के मेंबर और विधानसभा की जो सदस्यता होगी किसी भी व्यक्ति के पास, तो उसकी ख़त्म हो जाएगी। अब देखिए वह आधार क्या हैं। तो सबसे पहला है, यदि वो अपनी इच्छा से अपने दल से त्यागपत्र दे दे। दूसरा है, यदि वो अपने दल या उसके द्वारा, है ना, दल में जो सुप्रीम व्यक्ति है, जो प्राधिकृत व्यक्ति है, उसकी परमिशन के बिना सदन में उनमें किसी निर्देश के विरुद्ध मतदान करे या मतदान करने में यानी वोटिंग में अनुपस्थित रहे। तो पहला आधार क्या है उसकी मेंबरशिप खत्म होने का, वो अपने इच्छा से त्यागपत्र दे रहा है। दूसरा आधार है, वो जो दल है, जिस दल का वो मेंबर है, उसके सुप्रीम व्यक्ति की परमिशन के बिना वो उसके निर्देश के खिलाफ, है ना, उसके मतदान करता है, वोटिंग करता है या मतदान में अनुपस्थित रहे। तीसरा है, यदि कोई निर्दलीय सदस्य किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाए। चौथा आधार है, यदि कोई मनोनीत सदस्य शपथ लेने के 6 महीने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए, यानी कि दूसरे दल में शामिल हो जाए। अब देखिए, लेकिन इस अनुसूची में देखिए कुछ आधार ऐसे भी दिए गए हैं जिसमें उसकी जो मेंबरशिप है वो ख़त्म नहीं होगी। तो पहला क्या है, यदि वह राजनीतिक दल के विभाजन पर उस दल के 1/3 सांसद विधायक छोड़ दें। कहने का मतलब ये है, जिस पॉलिटिकल पार्टी में वो व्यक्ति मेंबर था, है ना, वो दल अगर विभाजित हो जाता है ना, मतलब बट जाता है, और उस दल के, उस पॉलिटिकल पार्टी के खुद ही 1/3 मेंबर यानी कि जो सांसद हैं या विधायक हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो दल छोड़ रहे हैं, और उसने भी छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, इससे ये नहीं माना जाएगा कि उसने गलत किया है। दूसरी चीज़ है, अगर किसी दल के किसी दल में विलय होने की स्थिति में, यानी एक पार्टी दूसरी पार्टी में मिल जाती है, पॉलिटिकल पार्टियां हैं दो, वो दोनों एक दूसरे में मिल जाती हैं, विलय हो जाता है उनका, तो उस दल के कम से कम 2/3 सदस्य इस बात की स्वीकृति दे दें। अब जब 2 पॉलिटिकल पार्टी मिल गई और उन पार्टियों के विलय होने से 2/3 यानी कि 2/3
2/3 जो मेंबर थे वो इस बात की स्वीकृति दे दें। तो इस तरीके से ये 2 आधार थे जिन पर मेंबरशिप ख़त्म नहीं होगी, और ऊपर मैंने 4 आधार बताए जिन पर मेंबरशिप जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो बेसिकली ये वाला जो अमेंडमेंट था वो 10वीं अनुसूची से डील करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिहाज से, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जो 10वीं अनुसूची थी वो कॉन्स्टिट्यूशन में किस अमेंडमेंट से ऐड की गई थी। तो बस ये इतना इम्पॉर्टेंट। के बाद अब अगला आता है 53वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम यानी 53 देखिए 1985 में हुआ था। इससे मिज़ोरम को भारत के 25वें राज्य का दर्जा दिया गया, और जो आर्टिकल 371 था उसमें एक और नया जो नया आर्टिकल था वो ऐड किया गया था। तो इसी चीज़ क्लियर हुई। नेक्स्ट आता है 54वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। तो ये हुआ आपका 1985 में। इससे जो संविधान की दूसरी अनुसूची थी, है ना, जो दूसरी अनुसूची थी उसमें कुछ चेंजेस किए गए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जो न्यायाधीश थे उनके वेतन में वृद्धि कर दी गई, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की जो सैलरी थी उसको बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट आता है 55वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1986। इससे जो यूनियन टेरिटरी, पहले जो केंद्र शासित क्षेत्र था अरुणाचल प्रदेश का, उसको भारत के 24वें राज्य के रूप में शामिल कर लिया गया। यानी अरुणाचल प्रदेश को आप ये समझ लीजिए पहले यूनियन टेरिटरी के रूप में शामिल किया गया था, बाद में उसे स्टेट का दर्जा दिया गया इस अमेंडमेंट से। वो भी कौन से राज्य का? 24वां राज्य। अरुणाचल प्रदेश हमारे देश का 24वां राज्य बना। इसके बाद नेक्स्ट आता है 56वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। इससे देखिए संविधान में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया और गोवा के लिए विधानसभा का प्रोविज़न किया गया। गोवा में भी विधानसभा होनी चाहिए, इसको 56वें अमेंडमेंट से तय किया गया। नेक्स्ट आता है 57वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 1987 में हुआ। इससे जो अरुणाचल था, जो मेघालय था, मिज़ोरम, नागालैंड राज्य, इन चारों ही राज्यों की विधानसभा में जो आपका शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, जो अनुसूचित जनजातियां हैं, उनके लिए सीटों का रिजर्वेशन किया गया। तो 4 स्टेट थे, अरुणाचल, मेघालय, मिज़ोरम एंड नागालैंड, जिनमें अनुसूचित जनजातियों के लिए सीट्स का आरक्षण तय किया गया। नेक्स्ट आता है 58 1987 में हुआ अमेंडमेंट। इससे भी देखिए नया आर्टिकल ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, और हिंदी भाषा में संविधान का वही अर्थ होगा जो संविधान की आंग्ल भाषा में है। यानी कि इससे कह दिया गया कि संविधान में जहाँ कहीं भी हिंदी भाषा का वर्ड दिया गया है, वहाँ उस संविधान में उस हिंदी भाषा का वही अर्थ दिया जाएगा जो आंग्ल भाषा में है। इतना कुछ खास या इम्पोर्टेंट है नहीं एग्ज़ाम के लिहाज से, फिर भी यहाँ पे ऐड किया गया क्योंकि मुझे आपको सभी अमेंडमेंट बताने हैं। नेक्स्ट आता है 59वां 1988 में हुआ। इसमें जो आपका आर्टिकल 352 है, यानी कि जो आपका नेशनल इमरजेंसी है, उसमें आंतरिक अशांति शब्द को दोबारा से ला दिया गया। पहले क्या था कि अगर आंतरिक अशांति फैलती है तो उसे आधार पर इमरजेंसी लग सकती है, फिर उसे हटा के सशस्त्र विद्रोह वर्ड ऐड किया गया, लेकिन बाद में फिर उसे हटा के फिर से 59वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम से आंतरिक अशांति वर्ड्स को फिर से ऐड कर लिया गया। देखिए जिसे 44वें संवैधानिक संशोधन से हटा दिया गया था। 44वें से ही सशस्त्र विद्रोह वर्ड आया था 352 में, यानी कि नेशनल इमरजेंसी में। तो ये चीज़ क्लियर हुई। इसके बाद आता है 60वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, यानी 60 वाला। जो 60 वाला हुआ है वो 1988 में हुआ है। इससे देखिए क्या हुआ कि राज्य की आय के स्रोतों को बढ़ाने के लिए सक्षम बनाया गया। जो स्टेट थे उनके और भी ज़्यादा इनकम के सोर्सेज होने चाहिए, इसको बढ़ाने के लिए उन्हें सक्षम बनाया गया। राज्यों को व्यक्तियों के व्यापार आजीविका पर टैक्स लगाने की सीमा जो 250 थी उसको बढ़ाकर 2500 कर दिया गया। तो इनकम के सोर्सेज स्टेट के लिए बढ़ने चाहिए, ये 60वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम से तय किया गया। नेक्स्ट आता है 61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1989। इससे क्या हुआ कि मतदाताओं की जो आयु सीमा थी उसको 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया। पहले वोटिंग की जो एज लिमिट थी वो कितनी थी कि कोई भी व्यक्ति वोट डाल सकता है 21 ईयर्स, लेकिन इससे 18 ईयर्स कर दी गई वोट डालने की जो एज लिमिट थी। नेक्स्ट आता है 62 संवैधानिक संशोधन अधिनियम, ये 1989 में हुआ। और इससे देखिए जो आपका ये वाला आर्टिकल है इसमें कुछ चेंज करके लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों, है ना, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स थी, उनके लिए और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो सीट्स का रिजर्वेशन था उसको 40 साल से बढ़ाकर 50 साल कर दिया गया। यानी कि जहाँ पे 40 साल वर्ड लिखा हुआ था वहाँ पे 50 साल वर्ड कर दिया।
कहने का मतलब क्या है कि 10 साल उसको और बढ़ा दिया है ना, सीट्स के रिजर्वेशन को 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। इसके बाद देखिए अगला अमेंडमेंट आता है 63, 1990 में ये हुआ और इससे सरकार ने ये निर्णय ले लिया कि पंजाब राज्य में आंतरिक अशांति के आधार पर जो आपात की स्थिति अगर होती है, यानी कि अगर वहाँ पर इमरजेंसी लगती है, तो किसी विशेष अधिकारी की नियुक्ति के उपबंध को निरस्त कर दिया गया। कोई विशेष अधिकारी, कोई स्पेशल ऑफिसर वहाँ पे नियुक्त नहीं किया जाएगा। तो बेसिकली जो 63वां जो संवैधानिक संशोधन था जो 1990 में किया गया था, वो पंजाब राज्य से रिलेटेड था और इससे ये चीज़ क्लियर कर दी कि पहले जब इमरजेंसी लगती थी पंजाब स्टेट में, वो भी आंतरिक अशांति के आधार पर, तो विशेष अधिकारी की नियुक्ति होती थी। बट इसके बाद इस प्रोविज़न को निरस्त कर दिया गया कि अब वहाँ पर विशेष ऑफिसर की नियुक्ति नहीं होगी। नेक्स्ट आता है 64वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, ये भी 1990 में ही हुआ और इससे जो आपका आर्टिकल 356 था, यानी कि जो स्टेट इमरजेंसी की बात करता है, राष्ट्रपति शासन की बात करता है, उसमें देखिए खंड 4 और 5 में 2 नए परंतुक जोड़े गए थे, जिससे पंजाब राज्य यानी कि जो पंजाब स्टेट था उसमें राष्ट्रपति शासन की अवधि को 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया। यानी कि राष्ट्रपति शासन अब पंजाब राज्य में 6 महीने और भी लग सकता है, तो 6 महीने का जो टाइम लिमिट था उसको बढ़ा दिया गया है पंजाब स्टेट में इस वाले अमेंडमेंट से। नेक्स्ट आता है 65वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, यानी 65वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, ये भी 1990 में ही हुआ। इससे देखिए इस आर्टिकल में कुछ संशोधन किए गए और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष अधिकारी की जगह पर राष्ट्रीय आयोग के गठन और शक्तियों का उल्लेख किया गया। यानी कि एक नेशनल कमीशन बनाया जाएगा इन दोनों ही जातियों के लिए, चाहे वो शेड्यूल्ड कास्ट हों या शेड्यूल्ड ट्राइब्स हों, उनके लिए जो पहले विशेष अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, अब उनकी जगह पे एक नेशनल कमीशन होगा, उसका गठन किया जाएगा, उसको कुछ जो है वो पावर्स दी जाएंगी और आयोग में देखिए एक अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष होगा और अन्य जो 5 मेंबर भी होंगे। तो बेसिकली इस वाले अमेंडमेंट से ये चीज़ तय कर दी गई। नेक्स्ट आता है 66 वाला जो अमेंडमेंट था, देखिए ये भी 1990 में ही हुआ। इससे बहुत सारे ऐसे राज्य थे जिनमें विधानमंडलों के द्वारा 55 लैंड रिफॉर्म जो एक्ट्स थे वो पारित किए गए और उन्हें संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो एक बार फिर से ये वाला जो अमेंडमेंट है फिर से देखिए 9वीं अनुसूची से डील करता है और ऐसे अधिनियमों से डील करता है जो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड थे और जिन्हें आप कोर्ट में इस आधार पर चैलेंज नहीं कर सकते कि वो मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। इसके बाद 67वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1990 में ही हुआ ये भी, और इससे भी देखिए फिर से 356 में कुछ बदलाव किए गए और पंजाब में जो राष्ट्रपति शासन की अवधि को 6 महीने के लिए फिर से और बढ़ाने का उपबंध किया गया। तो फिर से पंजाब राज्य के बारे में ही ये डील करता है और इमरजेंसी के प्रोविज़न से डील करता है। नेक्स्ट आता है 68वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1991 में हुआ और इसने देखिए फिर से 356 वाले प्रोविज़न में चेंज किया, यानी फिर से स्टेट इमरजेंसी में खंड 4 में इसमें संशोधन किया गया और 4 साल की जगह 5 साल वर्ड रख दिया गया, क्योंकि पंजाब राज्य में उस समय चुनाव कराना संभव नहीं था। तो बेसिकली ये सब जितने भी हुए हैं ज़्यादातर यहाँ पे इमरजेंसी से ही डील कर रहे हैं। इसके बाद इम्पॉर्टेंट एक अमेंडमेंट है 69, जिससे देखिए दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। तो बेसिकली ये दिल्ली राज्य से मतलब उस समय मतलब जो दिल्ली के लिए अलग से प्रोविज़न किए गए थे वो इससे ही किए गए थे 1991 में, और ये एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। कभी कभी आ जाता है कि दिल्ली जो है उससे डील करने वाला जो अमेंडमेंट है वो कौन सा है। इसके बाद नेक्स्ट आता है 70वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम हुआ 1992 में हुआ। इससे जो आपका आर्टिकल 54 था है ना, उसमें एक व्याख्या जोड़ दी गई, जिससे 54 और 55 में राज्य शब्द की जगह राज्य राजधानी क्षेत्र जो दिल्ली था और जो पौंडीचेरी था उनको भी शामिल कर लिया गया। तो दिल्ली और पौंडीचेरी इन दोनों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल किया गया 70वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम से। नेक्स्ट है 71 जो 1992 में हुआ और संविधान की जो 8वीं अनुसूची थी उसमें देखिए कुछ भाषाओं को ऐड कर लिया गया, जिसमें कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली इन तीनों को शामिल किया गया था, जिससे 8वीं अनुसूची में बढ़कर भाषाओं की संख्या जो थी वो आपके 18 हो गई।
तो जो 71वां संवैधानिक संशोधन था बेसिकली आपका 8वीं अनुसूची से डील करता है, और ये ध्यान रखना है कि इन तीनों भाषाओं को कॉन्स्टिट्यूशन में की अनुसूचियों वाला जो आपकी अनुसूची थी, जो 8वीं अनुसूची थी, उसमें ऐड किया गया था। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है कि कोंकणी को या मणिपुरी को या नेपाली को जो है वो किस अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन की 8वीं अनुसूची में ऐड किया गया। तो इसका आंसर 71 है ना। तो ये ध्यान रखना है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से। नेक्स्ट आता है 72 जो अमेंडमेंट हुआ वो 1992 में हुआ। इससे त्रिपुरा विधानसभा में स्थानों की संख्या को बढ़ाकर और आर्टिकल 170 के अंतर्गत 60 कर दिया गया। तो जो सीट्स थी उनकी संख्या यहाँ पे बढ़ा दी गई और 170 की जगह पे मतलब आर्टिकल 170 में कुछ चेंजेस हमें करने पड़े और 60 कर दिया गया। तो एक तरीके से त्रिपुरा विधानसभा से डील करता है। नेक्स्ट आता है 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो 1992 में हुआ। ये पंचायतों से संबंधित था और संविधान में देखिए एक नया भाग 9 में मतलब कुछ चेंजेस करने पड़े। 16 नए आर्टिकल्स जोड़े गए, 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई, पंचायतों से संबंधित थी वो 11वीं अनुसूची। साथ ही 29 विषय 11वीं अनुसूची में ऐड किए गए। यहाँ पे तो हमें देखिए ये 16 आर्टिकल्स ऐड किए गए यहाँ पर, और यहाँ पे 29 विषय जोड़े गए 11वीं अनुसूची में, जिन पर पंचायतों को लॉ बनाने की जो शक्ति थी वो दी गई। तो बेसिकली 73वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिहाज से, बहुत आता है क्योंकि इससे पंचायतों के बारे में कुछ चेंजेस किए गए और एकदम नई सूची जो थी, अनुसूची जो थी वो ऐड की गई थी। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जो हमारा 10th शेड्यूल था वो 52वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम से ऐड किया गया था, दल परिवर्तन से वो रिलेटेड था। लेकिन ये वाली इसके बाद जो 11वीं अनुसूची ऐड की गई थी वो 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम से ऐड की गई थी। इससे नेक्स्ट अमेंडमेंट आता है 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992, जिससे कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया पार्ट जो है वो ऐड किया गया। साथ ही 18 नए अनुच्छेद यानी 18 नए आर्टिकल्स भी जो है कि जोड़े गए। और कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ 12वीं अनुसूची को भी ऐड कर लिया गया, जिस पर नगरपालिकाओं के गठन, संरचना, निर्वाचन, सदस्यों की निर्भरताओं को आदि चीज़ों को शामिल किया गया। 12वीं अनुसूची में देखिए 18 विषयों का उल्लेख किया गया है, यानी कि 18 जो टॉपिक्स हैं वो ऐसे दिए गए हैं जिन पर नगरपालिका जो है वो विधि बना सकती है। अब देखिए ये जो अमेंडमेंट है ये क्यों मोस्ट इम्पॉर्टेंट माना जाता है एग्जाम के लिहाज से, क्योंकि इससे कॉन्स्टिट्यूशन में एक तो 12वीं अनुसूची ऐड की गई, साथ ही पहले कॉन्स्टिट्यूशन में नगरपालिकाओं वाला प्रोविज़न नहीं था वो भी इससे ऐड किया गया। और देखिए कुछ नए आर्टिकल्स, जैसा मैंने आपको बताया 18 नए आर्टिकल्स भी इससे ऐड किए गए। तो इतने सारे जो अमेंडमेंट्स, इतने सारे जो चेंजेस हुए हैं वो, जैसे कि अभी हमने पंचायतों वाला जो अमेंडमेंट पढ़ा था वो भी इम्पॉर्टेंट था और इसी तरह से ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए एग्जाम में इससे कई तरह के क्वेश्चन निकल सकते हैं, जैसे कि 12वीं अनुसूची किस अमेंडमेंट से ऐड की गई है ना। नगरपालिकाओं वाला जो पार्ट 9A है, जैसे 9A मैंने आपको बताया कि ऐड किया गया था, वो किस अमेंडमेंट से ऐड किया गया। तो इससे कई तरह के क्वेश्चन निकलते हैं और याद रखिएगा ये एग्ज़ाम के लिहाज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये वाला जो अमेंडमेंट है एग्ज़ाम के लिहाज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए अब हम, जैसे ये तो हमने पढ़ा नगरपालिकाओं वाला, ऊपर हमने पंचायतों वाला पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट अमेंडमेंट की तरफ बढ़ते हैं, 75वां अमेंडमेंट। ये 1993 में हुआ था और देखिए इससे क्या हुआ कि जो भवन के किराए संबंधी विवाद थे उनको हल करने के लिए ट्रिब्यूनल्स की स्थापना की गई। ट्रिब्यूनल्स वैसे तो किसी खास डिस्प्यूट के लिए ही बनाए जाते हैं कि और जब ट्रिब्यूनल्स बना लिए जाते हैं तो वहाँ पे न्यायालय की अधिकारिता जो है वो मतलब समाप्त कर दी गई। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी को मकान किराए पर दिया और किराएदार ने किराया नहीं दिया, तो किराए से संबंधित अगर कोई डिस्प्यूट है तो उस डिस्प्यूट को हल कहाँ किया जाएगा, ट्रिब्यूनल्स में किया जाएगा। न्यायालय की अधिकारिता, कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन उसमें नहीं होगा। तो बेसिकली इस वाले अमेंडमेंट से बस इन्होंने इतनी ही चीज़ को ऐड किया गया। तो ये वाला भी मुझे थोड़ा इम्पॉर्टेंट लगता है कि भवन के किराए संबंधी विवाद को हल करने के लिए जो ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं वो इस अमेंडमेंट से बनाए गए हैं। तो इस तरह से मैंने इस वीडियो में 51 से लेके 75 तक जितने भी अमेंडमेंट्स थे वो सब कवर किए हैं और साथ ही मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स भी बताए हैं जो एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में जितने भी आपको अमेंडमेंट बताए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, साथ ही मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स भी बताए हैं
उन्हें ध्यान से देखिएगा क्योंकि वो एग्ज़ाम के लिहाज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और इस वीडियो में भी मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स आपको बताए हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, मैंने अलग अलग करके उसमें अमेंडमेंट्स को डिस्कस किया है। साथ ही मैंने जैसा कि आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF लेना चाहते हैं, आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।